Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of July 2025. तो गाइज आज तारीख 20 जुलाई 2025 और है संडे। आपको पता है संडे का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि संडे में हम लोग केवल संडे में अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। द हिंदू के साथ साथ पीआईबी और भी वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो आज हमारा डिफेंस का कोई न्यूज़ हो, इकोनॉमी का हो, हेल्थ का हो, हर एक चीज़ों पर चर्चाएं होने वाली हैं जो भी काम का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सेशन आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्प करेगा। बताता चलूंगा प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना है, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिख देना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहां से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है स्लोवेनिया को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और आते हैं सबसे पहले आर्टिकल पर। यार मेरा आज ना थ्रोट जो है वो काफ़ी ख़राब सा हो रहा है, तो आवाज़ जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस वगैरह आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, गला ख़राब है, कल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेशन है वो नहीं रुकना चाहिए, सेशन हमारे कंटिन्यूस चलने चाहिए। पहला आर्टिकल दोस्तों ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो खबर है ये हमारे पीआईबी में पब्लिश हुई है और आपको पता है पीआईबी से डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा सकता हूं जहां पर डायरेक्टली स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट सवाल बने हैं। तो दोस्तों पीआईबी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहां पर ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है और ये प्लेटफॉर्म हमारा एमएसएमई से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ है। और एमएसएमई को लेकर भी 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुके हैं। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ से चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। अब सबसे पहले सर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की खबर क्या है, न्यूज़ क्या है, ये बता दो फटाफट। आइए पहले दोस्तों हम लोग न्यूज़ जान लेते हैं। एक्चुअली में क्या हुआ है, जो हमारा ये कॉमर्स और इंडस्ट्री का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, इसके अंडर में एक बॉडी आती है जिसको बोलते हैं डीजीएफटी, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो इस बॉडी ने रिसेंटली एक बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट किया, एक ऐसे इवेंट में जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड के बारे में डिस्कशन करता था। यानी बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो सारे के सारे उस इवेंट में प्रेजेंट थे। तो इस इवेंट के दौरान क्या होता है, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें कि जितने भी हमारे देश में ये बिजनेस हैं, स्पेशली एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो आज देश के स्तर पे व्यापार कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये अपने इस पूरे डिजिटल इनिशिएटिव को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएं या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करें। तो हम इनको पुश कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने के लिए कुछ नियम कानून और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो पता होना चाहिए। वो सारी की सारा दोस्तों समाधान ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। यानी एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारा का सारा उपाय होने वाला है। तो अभी रिसेंटली बस खाली खबर यही है कि इस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया गया है, जागरूकता फैलाई गई है, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। नाउ अब ये क्वेश्चन यहां पर आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। सर अगर पूछ लिया मुझसे कि ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म क्या है तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा। याद रखना कि देखो ये जो ई प्लेटफॉर्म है, ई से आप समझ गए इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, यानी डिजिटली की बात हो रही है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई प्लेटफॉर्म मतलब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ट्रेड कनेक्ट मतलब व्यापार को लेकर ये कनेक्ट करेगा हम लोगों को, यानी हमारे एमएसएमईज को इंटरनेशनल लेवल पर। समझ गए। तो इसका मेन पर्पस यही है कि भारत के छोटे छोटे जो बिजनेस है जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाएं। इसी के लिए ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को चलाया गया है, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है, हमारा वही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने के लिए डीजीएफटी नाम की बॉडी बनाई गई है। अब डीजीएफटी ने अकेले यह प्लेटफॉर्म डेवलप नहीं किया है, डीजीएफटी ने एमएसएमई के मंत्रालय के साथ मिलकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ मिलकर, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर यह पूरा काम किया है, जहां पर अल्टीमेट पर्पस है एमएसएमईज को सपोर्ट करना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना।
ये एमएसएमईज क्या है? तो आपको पता है पहले वाली एमएसएमई की डेफिनेशन अलग हुआ करती थी और इस बार जो बजट आया है 2025-26 का, इसमें एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। जैसे हमने डिस्कस किया, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटे छोटे बिजनेस की बात हो रही है। इनमें सबसे छोटा होता है माइक्रो एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज कौन सा है? ये छोटे बिजनेस फिर भी कौन से बिजनेस हो गए जिनका करंट इन्वेस्टमेंट जो पहले हुआ करता था वो 1 करोड़ था, इसको रिवाइज कर दिया गया, यानी कि उस बिजनेस में 2.5 करोड़ रुपए का तो इन्वेस्टमेंट हो, 10 करोड़ रुपए का उस बिजनेस का टर्नओवर हो। फिर छोटे वाले बिजनेस कौन से हैं? जिनमें 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। फिर मीडियम वाले एंटरप्राइजेस कौन से हैं? जिसमें 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो और 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो। समझ गए? ये इन बिजनेसेस को हम सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म क्या करने वाला है? हमारे इन्हीं एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा सशक्त बनाएगा, एमएसएमईज को सपोर्ट करेगा, छोटे छोटे बिजनेस पर्संस को सपोर्ट करेगा, डिजिटली ट्रेड को प्रमोट करेगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है एक कह सकते हैं वन स्टॉप पोर्टल होने वाला है, एक कह सकते हैं अकेली वेबसाइट होने वाली है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी सर्विसेज यहाँ पर मिलेगी। इससे जो इंडियन बिजनेस हैं ये ज़्यादा कंपेटिटिव हो पाएंगे, दुनिया भर में बिजनेस को, अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। सर हमने फोकस एमएसएमई पे ही ज़्यादा क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों एमएसएमई का जो सेक्टर है वो भारत में बहुत बड़ा है। इंडिया की ग्रोथ में एमएसएमई का बड़ा योगदान है। भारत की टोटल जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। एक्सपोर्ट में देखोगे 45%। 11 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दोस्तों इन छोटे छोटे बिजनेस में लोगों को मिल चुकी हैं। ठीक है, यानी आज देश में सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर का सेक्टर, जहां पे सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरे नंबर पर आपको एमएसएमईज नजर आएंगे। तो एमएसएमई इसलिए इंपॉर्टेंट है। सरकार ने इन छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए उद्यम पोर्टल, ऐसे दोस्तों कोविड रिलीफ, बहुत सारे और भी रिलीफ प्रोवाइड करवाए। तो अल्टीमेट मेन पर्पस ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म का आप समझ गए कि इंडियन जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर बड़े मिशंस पर लेकर चलना। ठीक है, इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना। और इस वाले प्लेटफॉर्म पे हर एक प्रकार के कोर्सेज भी मिलेंगे जिसमें एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को अच्छे से समझाया जा सकता है। उसके अलावा भारतीय अलग अलग भाषाओं में ये सारे कोर्सेज प्रेजेंट होंगे, यानी हर एक प्रकार से हमारे जितने भी ये बिजनेसेस हैं इनको सपोर्ट करना, एस्पेशली एमएसएमईज को। क्लियर हो गया? याद रखिएगा। अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत काम का होने वाला है, लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये पीडीएफ आप अपने सामने देख रहे हैं, एक अल्टीमेट पीडीएफ है। यह पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस पेड ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाता है। यह पेड ग्रुप ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका ये जो अमाउंट है ये टोटली रिकवरेबल है दोस्तों। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए ये ग्रुप है, याद रखिएगा। और हाथों हाथ आपका जो ये पैसा आप इन्वेस्ट करोगे ना, ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न मतलब रिकवर हो जाएगा। रिकवर किस सेंस में हो जाएगा? क्योंकि आप जब ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो डेली बेसिस पे वो दो पीडीएफ्स तो हैं वो मिलने हैं। उसके अलावा पुराना जितना भी कंटेंट है वो सब आपको मिल जाएगा। 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का जो भी कंटेंट है सब आपके हाथ में आ जाएगा। तो अमाउंट हाथों हाथ रिकवरेबल है और आगे भी इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए आप ये इन्वेस्टमेंट करके रखें, एक ग्रुप को ज्वाइन करके रखें अपनी प्रिपरेशन में। ठीक, चलिए अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये भी काफ़ी ज़्यादा काम का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी पीआईबी में ही चर्चाओं में है, लेकिन पीआईबी के साथ साथ जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझको द हिंदू के बारे में भी मिलता है, द हिंदू में भी आर्टिकल मिलता है। कहोगे सर द हिंदू में कब छपा है? हमने डिस्कस नहीं किया होगा, बट यहाँ पर छपा है इस द हिंदू के अंदर में भी, आप सामने देख पाओगे। एक व्यक्ति को रिसेंटली अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो दूध के अंदर मिलावट कर रहा था, मिलावट में इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो ये केस काफ़ी भयानक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये कोई छोटे मोटे नंबर या छोटे मोटे लीटर्स ऑफ मिल्क की बात नहीं हो रही है। 110 लीटर के आसपास ऐसा दूध पाया गया है जो मिलावट वाला था, जिसमें 1.1 लीटर्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 19
और कह सकते हैं ये जो 1 किलोग्राम के जो पैकेट है स्किम्ड मिल्क पाउडर के, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति के पास से जब्त की गई हैं। ये सारा आइटम आपके सामने नजर आ रहा होगा। नकली दूध बनाकर बेचा जा रहा था, बेसिकली ये कहना है। तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बहुत बड़ा रोल था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है। देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लिक्विड है, वो भी कलरलेस लिक्विड जिसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर, जो यानी नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर ये बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होता है। इसका टेस्ट अगर देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर खट्टापन होता है, थोड़ा सा कड़वापन होता है इसके अंदर। इसका फॉर्मूला है H2O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कहाँ पे होता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता कहाँ पर, क्या ये नेचर में मिलता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है? बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हवा में भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, तो याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पानी और ऑक्सीजन के अंदर में ये बदल जाता है, या पानी ऑक्सीजन में ये कह सकते हैं ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके अलावा बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, एक हीट को रिलीज़ करता है, गर्मी को रिलीज़ करता है। आग नहीं पकड़ेगा, ठीक है, तो ये भी चीज़ है, बट यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शंस करके ये भी, मतलब इसमें एक आग पकड़ने की क्षमता बनवाई जा सकती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसका जो इस्तेमाल है, कई बार ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है, जो हेयर ब्लीचिंग करवाई जाती है, क्लॉथ ब्लीचिंग करवाई जाती है, या दवाइयों का जो इस्तेमाल होता है एंटीसेप्टिक वगैरह में भी इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूजेज क्या क्या है, कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। दोस्तों याद रखिए, दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है और इसका साइंटिफिक यूज भी हो सकता है। तो यही पूछा जाएगा एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन बना तो इसके यूजेज को लेकर ही बनेगा, ये याद रखना। पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कहां कहां इस्तेमाल होता है। जैसे इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में एज अ ब्लीच के तौर पे। रॉकेट फ्यूल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फोम रबर में इस्तेमाल होता है, दूसरे और ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर में इस्तेमाल होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, स्टरलाइजेशन में, फ्यूल सेल्स में इस्तेमाल किया जाता है, जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शंस को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी चीज़ को किस में मिलाकर, ये दूध में मिलाकर, यहाँ पर वो जो इंसान है नकली दूध बनाकर बेचने की कोशिश कर रहा था, जो बेसिकली पकड़ा गया है। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो केस है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इतना सटीक पर के चढ़ो, क्योंकि रोज रोज बहुत कंटेंट जनरेट हो रहा है ना, तो कितना याद रखोगे। इसलिए यहाँ पर सटीक, बिल्कुल जितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उतना कलेक्ट करके चलो कि हाँ यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो मैं रेडी हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। अगला आर्टिकल, ये टॉपिक दोस्तों देखोगे तो ये जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है। अब ज्योग्राफी का हिस्सा है तो क्या बात हो रही है, पेनिनसुला के बारे में। आपको मैं कल भी बता चुका था, पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसा लैंड एरिया होता है जो 3 जगह पानी से घिरा होता है। फॉर एग्जाम्पल भारत का, ये मैंने गुजरात वाला रीजन ड्रॉ कर दिया, सॉरी गुजरात कह रहा हूँ, भारत का जो सदर्न वाला हिस्सा है वो ड्रॉ कर दिया। सॉरी, मैं कह ही रहा था यार, मेरा थ्रोट थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो रहा है, ठीक है। तो सदर्न वाला हिस्सा हमने जो ड्रॉ किया है, इधर आप देख पाओगे दोस्तों, ये हो गया अरेबियन सी, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, और नीचे हो गया यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। ये हो गया हमारा सदर्न वाला रीजन, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखोगे ये कौन सा लैंड एरिया है, एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 जगह पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा जमीन जो 3 जगह पानी से घिरा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब आगे की बात सुनिए, यहां पे बात हो रही है एक पेनिनसुला की जिसका नाम है रीक जेन्स। रीक जेन्स करके यहां पर एक पेनिनसुला है, कहां पर प्रेजेंट है, पहली बात दोस्तों ये आइसलैंड में प्रेजेंट है, इस बात को याद रखिए। आइसलैंड कहां पर है, इस तरीके से देखोगे ये हमारा यूरोप वाला हिस्सा है, यूरोप से आगे जाओगे तो कहोगे ये बेसिकली ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पर आपको ये छोटा सा डॉट दिख रहा है ये हो गया आइसलैंड, ठीक है। अब आइसलैंड को जूम करके देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा। इस आइसलैंड में यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी रेकजाविक, ठीक है। यहीं पर आप देखोगे तो ये एक पेनिनसुलर देखने को मिल जाएगा, पेनिनसुलर रीजन जो 3 जगह पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी को नाम दिया गया है रेकजेंस पेनिनसुला, याद रखिए। यहीं पर एक वॉल्केनो प्रेजेंट है, जिस वॉल्केनो के अंदर में एक बड़ा इरप्शन हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है, जिस वजह से ये न्यूज़ कवर की जा रही है। और जो ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है ये पिछले साल के कंपैरिजन में 9वीं बार वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ये 9वीं बार ज्वालामुखी का फटना हमको दर्शाता है कि लगातार जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हो चुकी हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार वर्क कर रही हैं, जिसकी वजह से यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, भूकंप आ रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा केसेस दुनिया भर में ये सब निकल कर आ रहे हैं।
याद होगा परसों हमने ये एडिटोरियल भी डिस्कस किया था अर्थक्वेक डिजास्टर को लेकर। तो आप लोगों से सबसे पहले पेनिनसुला का लोकेशन पूछा जा सकता है। याद रखिए रिक जेम्स पेनिनसुला कहाँ पर है। थोड़ा थोड़ा ये रशिया से मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, तो काफ़ी लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, जिसको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, वो रशिया लगा देगा अगर ऑप्शन में रशिया प्रेजेंट होगा। तो याद रखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है, आइसलैंड में प्रेजेंट है, ये आइसलैंड का हिस्सा है, समझ गए। उसके अलावा यहीं पर मिड अटलांटिक रिज देखने को मिलता है। जब मैं बात करता हूँ मिड अटलांटिक रिज की, तो ये ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया। इसके बीच में अटलांटिक ओशन है। इस मिड अटलांटिक ओशन में ये प्लेट्स अलग है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग है, इधर यूरोपियन प्लेट अलग है। ये दोनों प्लेटें पीछे पीछे भागती हैं। जब ये दोनों प्लेटें पीछे पीछे भागती हैं तो बीच में से बहुत सारा जो गरम गरम मैग्मा है वो निकलता है, थोड़ा फैलता है, जमता है, तो इससे रिजेस बन जाती हैं, रिजेस। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ओशन के बीच में, समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ी रिज बनी हुई है जिसको बोलते हैं मिड अटलांटिक ब्रिज। और ये जो मिड अटलांटिक रिज है, ये कई बार रिज जो है वो दिखाई भी देती है। समझ गए कहाँ पर लोकेटेड है। मिड अटलांटिक रिज सी लेवल तक आ चुकी है, कई बार हम इसको देख सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक प्लेट ये वाली, दूसरी यूरेशियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं इस दोनों जगहों पर। क्योंकि आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, एक तो मूवमेंट ऐसे होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट मूवमेंट, और एक मूवमेंट ऐसे होता है जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मूवमेंट। जब प्लेट दूर जा रही होती हैं तो एक दूसरे से यहाँ पर दूर जाती हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट है। लेकिन जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, टकराती भी हैं, इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं, ज्वालामुखी भी फटते हैं। तो इन्हीं कंडीशंस की वजह से यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी प्रेजेंट हैं और जब मूवमेंट होगा तो वो ज्वालामुखी फटेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा रेकजेंस नाम की जगह के बारे में। तो रेकजेंस बेसिकली एक यहाँ पर जियो पार्क भी है जिसको यूनेस्को के अंदर में कवर किया गया है। यहाँ पर अलग अलग हॉट स्प्रिंग, लावा के फील्ड्स, वॉल्केनिक क्रेटर, ऐसी मल्टीपल चीज़ें प्रेजेंट है। दुनिया का एक बड़ा जियोथर्मल फील्ड माना जाता है कि यहीं पर प्रेजेंट है। जियोथर्मल फील्ड्स को देखोगे तो जैसे हम ज्योग्राफी में गीजर्स के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे गरम गरम भाप निकल रही है, गरम स्टीम पानी, जो हॉट स्प्रिंग है, जो लिक्विड वाटर है गरम गरम, वो देखने को मिलेगा। गीजर्स देखने को मिलेंगे, लिक्विड वाटर, लिक्विड भाप निकलती हुई देखने को मिलेगी जगह जगह से, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, आइसलैंड के इसी रेकजेंस नाम वाले पेनिनसुला वाले रीजन में। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अब आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का भी फोटो है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ आप देखोगे तो बगल में एक बीमारी का फोटो लगाया गया है। स्पेशली वो जो डिजीज है उसका नाम है CVI। CVI इसका फुल फॉर्म है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। तो बताया जा रहा है भी रिपोर्ट्स, जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारी मीडिया वैसे भी बहुत शानदार है, इस चीज़ का तो कवरेज मतलब कि कल से ही हो रहा है, भयानक लेवल पर कवरेज हो रहा है कि हाँ ट्रंप के पैर में हो गई एक बीमारी, और वो बीमारी यहाँ पर ये देखोगे वो है क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी। तो ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि चर्चाएं बहुत है। अब दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हो गया आर्टिकल, तो सोचा इसके बारे में डिस्कस कर लें, आखिरकार ये बीमारी क्या है, कैसे होती है। पॉसिबिलिटी है कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए तो आप रेडी हो उसको सॉल्व कर पाएं। CVI क्या है? तो क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब हमारे पैरों के अंदर में जो ब्लड है, क्योंकि आपको पता है ब्लड का बेसिकली काम क्या है, तो जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है और वो जो खून है पूरे बॉडी में बहता है, और पूरे बॉडी में खून बहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है उसका मेन पर्पज़ है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो खून क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स में हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाता है जो ज़रूरी है। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उस बॉडी पार्ट में काफ़ी दर्द होने लगेगा, हैवीनेस सा फील होने लगेगा। तो अभी क्या होता है कि इस क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी वाली कंडीशन में एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहां पर पैर की जो नसें होती हैं वो फेल हो जाती हैं, और पैर की नसें फेल हो जाएंगी तो ऊपर से, शरीर के ऊपर से खून तो आ रहा है उन नसों में बहकर, लेकिन वो खून नीचे पैर में इकट्ठा हो जा रहा है, वो वापस ऊपर हार्ट में नहीं जा रहा है। क्योंकि नहीं तो फिर देखोगे नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, खून आता है पैरों में, हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्क करते हैं, ये जो खून है दोस्तों ये रिटर्न कर जाता है हार्ट में, फिर हार्ट में फिर से पंप होगा। तो अब देखोगे यहां पर ये खून वापस नहीं जा रहा है, केवल नीचे आ रहा है, लेकिन ये वापस ऊपर नहीं चढ़ रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड पूलिंग कंडीशन या फिर क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी कंडीशन। इससे पैर में नीचे खून इकट्ठा हो जाता है।
इकट्ठा होने के बाद में पैर में हैवीनेस सा फील होगा, बहुत बड़े लेवल पर दर्द होगा, लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, खुजली हो सकती है और लेग सिंड्रोम भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि सर ये होता कैसे है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यहाँ पर यह है कि हमारे वीन्स की फंक्शनिंग। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जो बहुत शानदार सा फोटो है। ये न्यूज़ भी यहाँ पर कवर की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप में यह क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी की जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करी गई है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर पैर की नसें हो जाती हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और जो ब्लड है वो हमारे वापस हार्ट तक नहीं जा पाता। ठीक है, ये देखोगे दोस्तों तो ये हेल्दी वीन है। हेल्दी वीन मतलब ये जो वॉल्व है ये बिल्कुल बंद है वॉल्व, तो खून आता है और वापस से रिटर्न भी होता है। लेकिन ये देखोगे ये जो कंडीशन है ये सीवीआई वाली कंडीशन है, जहां पर वॉल्व के अंदर में एक बड़ा फॉल्ट हो गया है, ये रास्ता ओपन हो गया है, जो खून है वो केवल नीचे इकट्ठा हो रहा है, ये ऊपर वापस से हार्ट तक नहीं जा पा रहा है। समझ गए? तो ये कंडीशन याद रखिएगा किस चीज़ से रिलेटेड है और कैसे वर्क करती है। क्लियर हो गया? लक्षण क्या दिखाई देते हैं अगर किसी को ये चीज़ें हो जाएं? तो सबसे पहली बात, पैर में दर्द बहुत होगा, लेग्स बहुत हैवी होने लगेंगे, थकान बहुत ज़्यादा होने लगेगी, पैर में खुजली होने लगेगी, पैर में सूजन होने लगेगी, लेग्स ऐसा लगेगा जल रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग यहाँ पर डेवलप होने लगती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये वाली प्रॉब्लम किस किस में दिखाई देती है, कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं इस वाली समस्याओं से? पहली चीज, वो व्यक्ति जिनका वजन बहुत ज्यादा है, ओवरवेट इंडिविजुअल। दूसरा, कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं इस बीमारी का शिकार बन जाती हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसी के परिवार में एक इतिहास देखने को मिला है वीन्स की प्रॉब्लम का, नसों की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक परिवार में, तो वो नसों की प्रॉब्लम इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो जाती है। या फिर वो लोग जिनको लेग इंजरी हुई है, कभी सर्जरी करवाई है, या पहले कई ब्लड क्लॉटिंग हुई है, खून जमा है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर ये जो कंडीशन है सीवीआई की वो एक इंसान के अंदर में आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा बड़ी इसलिए मानी जाती है क्योंकि हर 20 एडल्ट्स में, हर 20 लोगों में एक व्यक्ति को यहाँ पर बीमारी देखने को मिलती है। स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें, क्योंकि बोला जाता है उम्र के हिसाब से इसका जो रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। लास्ट में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा ट्रीटमेंट का। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपाय क्या है, हम इस बीमारी को ठीक कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट देखोगे तो कुछ ट्रीटमेंट नॉर्मल्स भी हैं, और नहीं तो फिर अगर नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं हुआ तो लास्ट में इसकी सर्जरी ही करवानी पड़ती है। नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है? रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करो, ठीक है। उसके अलावा पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखो ताकि जो ब्लड है वो वापस से आप कह सकते हैं कि हार्ट तक पहुंचे। वेट मैनेजमेंट करना ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा भार बढ़ेगा उतने ज़्यादा नस फेल होने के चांसेस हैं, स्पेशली पैर की नस फेल होने के चांसेस हैं। या दवाई ली जा सकती है जिससे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जा सके, या फिर लास्ट में कुछ नहीं बचा तो सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। सीवर केसेस में सर्जरी करवानी पड़ती है ताकि जो ये नस डैमेज हो चुकी है उस नस को वापस से रिपेयर करवाया जा सके, जिससे जो ब्लड है वो वापस हार्ट तक जा सके। क्लियर हो गया? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में। ये हमारे द हिंदू में पब्लिश हुआ था, तो आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के बारे में कुछ माइन्यूट सी डिटेल्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो सर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पहले बता दो ये न्यूज़ क्या है इसके पीछे की। न्यूज़ ये है, आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं दोस्तों वो करंट समय पर एक समस्या को फेस कर रहे हैं क्योंकि ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। इस एप्लीकेशन में कुछ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आ रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही है, जिसकी वजह से अच्छे से लोगों को सर्विस नहीं दी जा पा रही है। इसलिए ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन अभी के समय पर न्यूज़ में आया। लेकिन एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा इस एप्लीकेशन के बारे में, वो ये बन सकता है कि इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का है कि इस एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। तो याद रखिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को लॉन्च करने की डेट है 1 मार्च 2021। लॉन्च करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको किसने डेवलप किया है? डेवलप करने वाली जो बॉडी है वो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। तो ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि इस पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन पर्पस है मोबाइल बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना। भाई मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जो बेसिकली आंगनवाड़ी सेंटर्स काम करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें कुछ बेनिफिशियरीज को रजिस्टर किया जाएगा ताकि उन सभी लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन सर्विस डिलीवरी पहुंचाया जा सके, क्योंकि इंडिया पोषण अभियान मिशन को भी चलाता है। तो पोषण अभियान मिशन के तहत ही हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन भी आता है।
इस एप्लीकेशन में रियल टाइम डेटा होगा, स्टेटस को ट्रैक किया जाएगा, हर एक रिपोर्टिंग होगी, न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को ट्रैक किया जा सकता है कि जो बच्चों का न्यूट्रिशन है वो किस लेवल पर है, प्रेग्नेंट महिलाओं का या लैक्टेटिंग मदर्स का जो इस स्टेज पर हैं, जो अपने बच्चे को करंट समय पर ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करवाती हैं, है ना, तो उन मदर्स के ये सभी डेटा इसमें प्रेजेंट होता है। सारा अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाया जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इस एप्लीकेशन पे होता है। तो हेल्थ को लेकर सारी अपडेट्स इसमें अवेलेबल है। सरकार इस एप्लीकेशन का यूज़ करती है ताकि मॉनिटर कर सके हमारे पास में कितना स्टॉक बचा है, किन किन लोगों को फ़ायदे मिल पा रहे हैं। तो ये है दोस्तों पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन की ताकत। समझ गए, जो पोषण अभियान को और बेहतर तरीके से बड़े स्तर पर भारत में लागू करने में मदद करता है। अब सवाल आता है पोषण अभियान को लेकर। पोषण अभियान क्या है? पोषण अभियान भारत सरकार के थ्रू स्टार्ट किया हुआ एक इंपॉर्टेंट अभियान जिसका मेन पर्पस है भारत में माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण होता है, कुपोषण जैसी समस्याओं को पूरी तरह से खत्म करना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, डिपार्टमेंट्स में एक मेल मिलाप बना के, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके। तो भारत का ये जो पोषण अभियान है इसमें मेन पर्पस है एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स या फिर वो बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 साल है, उन सभी बच्चों, उन सभी महिलाओं जो प्रेग्नेंट वाली स्टेज में हैं, तो इन सभी लोगों को ये अच्छा पोषण दिया जा सके, अच्छा खाना मिल सके। ये हमारा मेन पर्पस होता है पोषण अभियान में। जिससे क्या होगा, बच्चों में जो ये कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से वेट कम है, उम्र के हिसाब से हाइट कम है, तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, इन ये कंडीशंस को रोका जा सके। जो अंडर न्यूट्रिशन है, कुछ बच्चों में वजन बहुत कम है क्योंकि अच्छा पोषण नहीं मिल पाया है, उसको रोका जा सके। महिलाओं में एनीमिया की सिचुएशन होती है, यानी बॉडी में ब्लड की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। जो बर्थ वेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है, इसको हम लोग रोक सकें। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है पोषण अभियान का। तो ये हो गए दोस्तों पोषण अभियान के मेजर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ फाइनली अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स के बारे में, एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा पिछले 2 दिन से हम ये आर्टिकल स्किप कर रहे हैं। आज डिस्कस कर लेंगे, फाइनली डिस्कशन पे आ चुका है, तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। आज का आखिरी आर्टिकल भी है, ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हो चुका है। आप देख पाओगे कि अहमदाबाद को क्लीनेस्ट बिग सिटी की कैटेगरी में कवर किया गया है इस स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के अंदर में। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या एग्जैक्टली सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल पब्लिश होने वाला एक सर्वे है जो ये दिखाता है कि भारत में अलग अलग शहर, अलग अलग टाउन में कितनी सफाई है, वहाँ पर कितनी हाइजीन मेंटेन की जा रही है, कितनी साफ सफाई है, कैसे वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है। तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड है, इसी के आधार पे जिस भी एरिया में, जिस भी शहर में ज़्यादा साफ सफाई होगी उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड स्वच्छ भारत अभियान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप लोगों से पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड लॉन्च कौन करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू लॉन्च किया जाता है। सवाल यह है कि इस अवार्ड को इम्प्लीमेंट, लागू कौन करता है? लागू करने वाली बॉडी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 2 चीज़ें लास्ट की जो हैं वो याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो रिसेंटली भारत के राष्ट्रपति ने ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड को प्रेजेंट कर दिया विज्ञान भवन में, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। स्वच्छ सर्वेक्षण आप समझ गए, दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे। देखा जाता है भारत में किन किन शहरों में सबसे ज़्यादा साफ सफाई है, उसके आधार पर यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो लेटेस्ट अवार्ड है ये इस बार 9th ईयर को दर्शाता है, यानी 9वां साल हो चुका है लगातार ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते करते। यह स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो 2024-25 के हाइलाइट्स क्या हैं, आइए उस पर बात करते हैं, यानी कि सिचुएशन इस बार क्या देखने को मिल रही है, कौन कौन से शहर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो टोटल अवार्ड जो इस बार ये स्वच्छ सर्वेक्षण के थ्रू दिए गए हैं, ये लगभग 78 अवार्ड्स दिए गए हैं। 78 अवार्ड्स अलग अलग शहर को, अलग अलग संस्थानों को, अलग अलग कैंटोनमेंट्स को दिए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे कि साफ सफाई में कितना परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। तो जब हम बात करते हैं शहरों की, अर्बन एरियाज़ की, तो टॉप क्लीन सिटीज़ में पहला हमारा इंदौर ही है। फर्स्ट इंदौर है, सेकंड सूरत है, थर्ड नवी मुंबई है, एंड फोर्थ वन इज विजयवाड़ा। यहाँ पर आप देख पाओगे ये किस आधार पर है, ये स्वच्छ लीग सिटीज़ में आता है। याद रखना, लीग सिटीज़ में वो सिटीज़, वो शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, उसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा टॉप पर हैं। वो शहर जिसमें 3 लाख से 10 लाख के आसपास आबादी है, उसमें नोएडा, चंडीगढ़, मैसूर, उज्जैन प्रेजेंट है। वो शहर जिसमें 50,000 से लेकर 3 लाख के आसपास आबादी है, उसमें न्यू दिल्ली है, तिरुपति है, अंबिकापुर है।
वो शहर जिसमें 20,000 से 50,000 के आसपास आबादी है, तो यहाँ पर वो रीजन हो गए। लेस देन 20,000 ये रीजन्स हो गए। तो ये दोस्तों सुपर स्वच्छ, याद रखना सुपर स्वच्छ सिटी हैं, सुपर स्वच्छ जो सबसे ज़्यादा साफ हैं। तो इंदौर ने अपना नाम इसमें बना रखा है लंबे समय से। लेकिन इस बार एक नई भी चीज़ ऐड हुई है इस सर्वे में, वो है स्वच्छ शहर अवार्ड। ध्यान रखना ये सुपर स्वच्छ लीग अलग है और यहां पर आप देखोगे स्वच्छ शहर वाली कैटेगरी अलग है। तो इस बार स्वच्छ शहर कैटेगरी को भी रखा गया है। इस कैटेगरी में अगर आप लोग देखोगे तो 5 कैटेगरीज कवर करी गई हैं। इसमें भी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर हैं वो कौन कौन से टॉप पर हैं इस बार? अहमदाबाद फर्स्ट पर है, भोपाल सेकंड पर है, लखनऊ थर्ड पर है। ठीक है, तो इसमें स्पेशल रिकग्निशन इस बार दिया गया है अलग अलग शहरों को। ठीक है, स्वच्छ शहर नाम का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इस बार अलग से ऐड किया गया है, जिसमें 34 शहर को कवर किया गया है अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरी से। तो इसमें सबसे टॉप क्लीन सिटीज कौन कौन सी हैं स्वच्छ शहर वाले इनिशिएटिव में? इसमें अहमदाबाद है, भोपाल है, लखनऊ है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। बेस्ट गंगा टाउन, जो गंगा नदी के किनारे टाउन है, वो उसमें प्रयागराज को यह अवार्ड दिया गया क्योंकि प्रयागराज ने गंगा नदी के किनारे काफ़ी साफ सफाई को मेंटेन किया है। बेस्ट कैंटोनमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड को। इन्होंने भी साफ सफाई के लिए या अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर लास्ट आता है बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो इसमें विशाखापत्तनम, जबलपुर, गोरखपुर ये आपको देखने को मिलेगा। इनको अवार्ड दिया गया है सेफ्टी के लिए, डिग्निटी के लिए, वेलफेयर के लिए, कि जो हमारे साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं उनकी सेफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है। उसके लिए इन सब जगह को अवार्ड दिया गया है। तो स्पेशल अवार्ड इस बार महाकुंभ को लेकर भी दिया गया है क्योंकि महाकुंभ में लगभग 66 करोड़ लोगों की जो यहाँ पर ये बड़ी भीड़ है उसको बेटर तरीके से रेगुलेट करना। और स्पेशल अवार्ड इसलिए भी दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जो कूड़ा करकट है उसका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज मेला अधिकारी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ प्रयागराज, इनको स्पेशल अवार्ड दिया गया है बेटर तरीके से महाकुंभ मेला को मैनेज करने के लिए। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारा, ये पूरा का पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे जो भी था वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। कैसे लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, ये सारी बातें हो चुकी हैं। कौन लॉन्च करता है ये भी याद रखिएगा। नाउ आज के सेशन में बस इतना ही था जो आपको पता होना चाहिए। सेशन यहीं पर दोस्तों हमारा समाप्त हो जाता है। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए फिर करते हैं आज के सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।